अस्सलाम वालेकुम। आइनी तरमीम पास होगी और आइनी अदालत की जगह आइनी बेंच बन गया और चीफ़ जस्टिस के लिए 3 का पैनल। ये बुनियादी तौर पर वो चीज़ें थीं जो आगाज़ के अंदर बहुत ही खौफनाक तरीके से प्रेजेंट की गई थी, जिसको मौलाना फजल रहमान ने अपने अल्फाज में कहा कि काला नाग था जिसका जहर निकाल दिया हमने। अब जहर निकलने के बाद क्या मसला हल हो गया? मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मसला भी हल नहीं हुआ, बल्कि मसले का आगाज़ है। कुछ ऐसे इशूज़ हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा चैलेंज हो सकते हैं। लाइक कभी पार्लिमानी कमेटी का जो तस्वुर दिया गया है 12 रुकनी, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोगों की नुमाइंदगी होगी, इसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार इस बात के ऊपर है कि जो रिज़र्व सीट्स का केस है इलेक्शन कमीशन के सामने, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच 2 दफ़ा वजाहत भी जारी कर चुका है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो उसके ऊपर, उस बुनियाद के ऊपर उनकी तादाद तय होनी है कि उनका बंदा 1 जाएगा या 3 जाएंगे। और ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसको आज या कल कोई बंदा किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज कर सकता है। दूसरा, जो इससे भी ज़्यादा एक मामला मुतनाज़ा शक्ल इख्तियार कर सकता है, जो आइनी बेंचेस का तस्वुर है, जिसमें जुडिशल कमीशन में अगर पोलिटिकल लोग भी साथ बैठ के ये तय करेंगे कि बेंच कौन सा बनेगा, तो यहाँ बेंच की तश्कील के मामले में अदलिया से हट कर अगर पोलिटिकल मुदाखलत आती है तो वो एक ऐसा अमल होगा जिसको लाजमी तौर पर मुदाखलत तस्वुर किया जाएगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से। और कभी इम्कान यह है कि इस मसले को भी चैलेंज किया जा सकता है या वकला इसके ऊपर एहतजाज कर सकते हैं। तो ये 2-3 मसले इसके अंदर ऐसे पेंडिंग हैं जो सॉर्ट आउट किए जा सकते थे। बाकी तो वो शुरू हुए थे 56 इकदाम से, अब वो 22 के ऊपर आ गए हैं और मेरे ख्याल में ये लेस कंट्रोवर्शियल थे जिनको अमल दरामद इन पे किया गया है। ज़्यादा मुतनाज़ा हिस्सा था आर्टिकल 8 फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, जिसमें तब्दीली की जा रही थी, मिलिट्री कोर्ट्स का। फिर वो कुछ ऐसे थे कि प्रेमिसेस जो आर्मी के अंडर कंट्रोल हैं उसके अंदर कोई बंदा अगर मुदाखलत करता है या उसके ऊपर इल्ज़ाम आता है तो उसको भी पकड़ने या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का इख्तियार था। वो सारी चीज़ों को हटा दिया गया और आर्मी से हवाले से कुछ और चीज़ें भी थीं, बल्कि एक आर्मी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की गई थी PTI के दौर के अंदर और वो एक्सटेंशन से रिलेट करती थी। वो वाला आर्टिकल भी पहले तीनों मुसवदों में था, लेकिन हतमी तौर पर जो अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया है सेनेट से और कौमी असम्बली से, उसके अंदर वो भी शामिल नहीं है। तो मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक मुनासिब चीज़ें इसमें आ गई हैं। एक इशू जो पता नहीं है कि क्या रुख इख्तियार करेगा, वो पहले चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होंगे। जो सीनियर मोस्ट 3 जजेस हैं उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह सर फहरिस्त हैं, जस्टिस मुनीब दूसरे नंबर पर हैं और जस्टिस याया अफरीदी तीसरे नंबर पर हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले ही दिन इस तरमीम के पास होने के बाद बेंच के सामने कुछ सवालात आए कि ये मुकदमा क्या रेगुलर बेंच में जाएगा या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दी कि चंद हफ्ते हमें भी लगेंगे समझने के लिए कि मामला किस बेंच के सामने जाएगा। तो एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस अगर वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई नहीं करते, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, तो दे आर स्टिल गोइंग टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सीनियर मोस्ट जज होंगे जो जजेस कमेटी के अंदर भी बैठे होंगे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट वाली के अंदर, और जुडिशल पैनल के अंदर भी उन्हीं का रोल होगा। तो हुकूमत को इस फैसले को बड़ा नाप तोल कर सोच विचार के साथ करना चाहिए कि पहला चीफ़ जस्टिस उन्हें किसे लगाना है। बहुत बेहतर होता है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल अभी तो पहली दफ़ा इस तरमीम के पास होने के बाद पहला जो इसका इतलाक़ है वो सीनियर मोस्ट जज को ही रखते, ताकि एक और नया तनाज़ा खुल के सामने ना आ जाए और उसके बाद ये पैनल वाले प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते थे और उसमें अपनी पसंद नापसंद का या उनकी परफॉर्मेंस का जो भी अमल दखल क्राइटेरिया ये तय करते वो इन फ्यूचर उसको एप्लीकेबल कर लेते। इस तनाज़े को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट के साथ इनका निभा अच्छा होगा? मेरे इसके ऊपर खदशात हैं कि शायद निभा अच्छा नहीं होगा। जो आज हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे इसके दोनों इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। स्टूडियोज़ सेनेटर फैसल वाडा साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं, बैरिस्टर दानियाल साहब PMLN से हमारे साथ हैं और एडवोकेट अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। फैसल वाडा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। आप क्या समझते हैं कि 26वीं तरमीम पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट वाले मामला हुकूमत के काबू में आ गए? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए नदीम मलिक साहब, एक तो ये कि 26वीं तरमीम जो है उसकी रेलेवेंस इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इससे जो स्पीडी ट्रायल है उसको मिलेगा और जो एक तासुर था जुडिशल एक्टिविज़म का उसको ख़त्म होना चाहिए था। वो बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि सब ने अपनी अपनी जगहों पे तासुर के तहत तो ये सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। देखिए, जब आप किसी को दीवार से लगाएंगे तो फिर वो हम छत पे लगा देंगे। ये तो बड़ा सिंपल फॉर्मेट होना चाहिए लॉ मेकर्स के अंदर कि अगर मुझे आप दीवार से लगाएंगे तो मैं आपको छत पे लगा दूंगा। इस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसके अंदर अमेंडमेंट के साथ साथ ठोक बजा के अमेंडमेंट भी हो गई,
जो तादाद थी उससे ज़्यादा मैंने कहा था तादाद होगी, वो भी थी। अभी तो डिग्गी खोली नहीं थी मैंने, उसके बगैर ही सब कुछ हो गया था। तो जो 5 थे वो आपकी डिग्गी में थे? नहीं, मैं तो डिग्गी बोलता हूँ, आप लोग हम उसका मतलब ये ले लेते हैं। अच्छा, मैं उसको डिग्गी के अंदर मिठाई मैं बाद में जाके इसको खोलूंगा, पहले ये मुझे सुप्रीम कोर्ट वाली बात को बता दें। जो नदीम मलिक साहब, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सपोज हुई है 26वीं तरमीम के अंदर है, वो पीटीआई का रोल। पीटीआई सेनेट के अंदर भी बैठी थी और कौमी असम्बली के इजलास के अंदर भी बैठी थी। इसके अंदर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी होगी, मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। सबसे पहले तो ये तरमीम के खिलाफ थे और क्लॉजेस के फेवर में थे। सवाल यहाँ शुरू होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सब बिकाऊ माल पहले से ही बिका हुआ था। जब ही इन्होंने भगौड़ापन किया निकलने का, साइलेंट पाथ दे दिया सब चीज़ करने के लिए। भाई अगर आप अपोजिशन थी, आप उसका अगेंस्ट वोट करते, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने वैलिडेट किया उस प्रोसेस को, उन्होंने सेनेट के इजलास में शमूलियत इख्तियार की, उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास में शमूलियत इख्तियार की, वोट भी किया। फिर आपने इमरान खान साहब को बकौल आपके 15 दिन तक मिलने नहीं दिया जा रहा था, और फिर अचानक से इसी गवर्नमेंट के थ्रू आपने मिल लिया। फिर तीसरी चीज़ आपने कहा कि जी टॉर्चर हो गया, ये हो गया, आंखें निकाल दी, कान काट दिए, तेजाब फेंक दिया, ज़बान काट दी, हाथों के टुकड़े कर दिए, टांगे काट दी, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि ओहो बहुत कुछ हो गया इनके साथ। और फिर आपने उनसे वोट भी नहीं लिया, तो ये झूठ भी साबित। फिर आपने अपने ही लोगों पे इल्ज़ाम लगा दिए। अब इल्ज़ाम की मैं आपको एक इशू बताऊं, जैसे सलीम है, फैसल सलीम है, या डॉक्टर ज़का है। उसका इशू क्या था? उसका इशू शुरू हुआ है जब सेनेट के अंदर वो कमेटी का चेयरमैन बनने गया। ये सारे धावा बोड़ गए उसके ऊपर कि वो चेयरमैन ना बने स्टैंडिंग कमेटी का। वहां से झगड़ा स्टार्ट हुआ, इन्होंने कहा इसको इसी इल्ज़ाम में रास्ते से निकाल दो। उसके बाद ये जरूरी बड़ा इशू है। उसके बाद जो 5-6 पार्टियां छोड़ के उन्होंने कल एक तकरीर की उमर अयूब साहब ने, और उमर अयूब साहब की अपने बॉडी लैंग्वेज देखी, दिमाग कहीं था, दिल कहीं था, जबान कहीं थी, बॉडी कहीं थी, लड़खड़ा रहे थे। तो उनके इल्ज़ाम के अंदर इतना भौंडा इल्ज़ाम था कि उस भौंडे इल्ज़ाम के अंदर लोगों ने भी बाय नहीं किया। फिर 18 अक्टूबर को इन्होंने कहा कि जी हम मुल्की एहतजाज करेंगे, मक्खी का बच्चा भी नहीं आया। फिर गंडापुर साहब की अपनी हिस्ट्री है इनकी पार्टी की कि ये खुद ही गायब हो जाते हैं, खुद ही निकल आते हैं, ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा कि जी बीवी किसी की उठा ली। इस सब कुछ होने के बाद अगर मैंने वोट ही नहीं किया और मेरे साथ इतना जुल्म बर्बरियत आपने कर दी, तो क्या कौम पागल है, घास खाती है? उनको नहीं समझ आ रही कि क्या गेम खेल रहे हैं। इस सिचुएशन के अंदर एक्सपोज हो गया। फिर इन्होंने इतना बेतुकी बात आगे की कि खान साहब का पेट खराब हो गया। भाई वो तगड़ा आदमी है, पत्थर हजम लकड़ हजम वाला आदमी है। जो मेडिकल रिपोर्ट इन्होंने दी है उसके मुताबिक उनका पेट खराब हुआ है। ठीक है सर, मेरी जो बात पिम्स के डॉक्टर ने उनका एग्जामिनेशन किया, इन्होंने जो आके दी, पहले तो इन्होंने 3 की। जब 3 को अंदर जाने का बोला तो क्यों अंदर नहीं गए? क्योंकि इन्होंने सोचा था कि 5 की इजाज़त नहीं मिलेगी, ये वापस बगैर मिले आ जाएंगे। फिर जब 5 अंदर गए तो इनके साथ जो हुआ वो पूरी कौम को पता है, वो चीज़ें छुपती नहीं है। नोइंग इमरान खान साहब फॉर दैट लॉन्ग, और आप भी मुझसे ज़्यादा उनको जानते हैं। फिर इन्होंने कल इल्ज़ामात की फहरिस्त लगाई। फिर इन्होंने कहा, अब देखिए मैं बार बार कह रहा था नोट और वोट इस मुल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी इस तरमीम में तो आपने जो देखा है वो देखा, अपनी ज़मीर की आवाज़ भी लोगों की है ना। लोग ये गुलामी से निकलना चाहते हैं कि जी जो लीडर ने कह दिया वो ठीक है। हर कोई अपनी मर्जी भी चलाना चाहता है, हर कोई तो नहीं लेटा हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ एक मलिक साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीटीआई ने इस दौरानिए के अंदर अंदर एक और काम भी कर दिया, जिसको फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहते थे, उसको वैलिडेट कर दिया, उसको लीगलाइज कर दिया। क्योंकि उनके साथ बैठ गए, अमेंडमेंट में बात कर ली, उनसे फैसिलिटेशन ले ली, उनसे कहकर अब मिला लिया। तो ये 15 दिन पहले आप नहीं कर सकते थे। तो ये सारा जो गेम हुआ है, इस गेम के अंदर ये सारा जो बिकाऊ माल है, जो इमरान खान साहब से काम करवा चुके हैं, उसको जेल करवा चुके हैं, उसके लिए मजीद मुश्किलात कर रहे हैं, और खुदा न खास्ता उसका और कुछ करा के ये अपनी सियासत करना चाह रहे हैं, ये एक्सपोज हो गए। और जो तकरीर वाले से अब बता दूं आपको एक चीज़, ये जो तकरीर वाले हैं उनसे अब कहा गया है कि भाई रिफंड करो। बस मैं इतनी बात करूं, वरना रिफंड नहीं होगा। बैरिस्टर दानियाल साहब, कॉम्प्रोमाइज आप करना पड़ेगा। ये क्या 26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के साथ मुतनाज़ा मामला जो हैं वो सारे सॉर्ट आउट हो गए? काजी फाइज ईसा जाएंगे, इसके बाद चीफ जस्टिस कौन बनेंगे वो इशू पेंडिंग है। फिर अदलिया की आज़ादी के अंदर मुदाखलत वाला तस्वुर आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर, जब जुडिशल कमीशन का रोल आएगा। और पीटीआई की जो नशिस्तों का, मखसूस नशिस्तों का केस है वो अभी पेंडिंग है, उसके बगैर पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है तो कंपोजिशन का फ़र्क आता है। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी नदीम मलिक साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नदीम साहब, एक तो बहुत पूरी कौम को बहुत ज़्यादा मुबारक कि आपकी 26वीं तरमीम जो है, जो पास हुई, जिसके ऊपर चमगोइयाँ, अपनी इंटरप्रटेशंस, अपनी कहानियाँ, किसी ने काला कानून, किसी ने क्या कहा,
लोगों को बीच में नफरत फैलाएगी, कि कहीं हलकों में बोला गया कि इससे महंगाई आएगी, कहीं बोला कि इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी। पाकिस्तान की एक जमात है जिसने हर तरह का प्रोपेगेंडा किया और उसके बावजूद हुकूमत और उनके एलाइज ने ये तरमीम अप्रूव करवाई, इसको पार्लियामान से वोट करवाया, एक्सेप्ट करवाया, और मौलाना उनकी जमात के लोगों के साथ और बग़ैर किसी लोटों के साथ। देखें, आज जब मैं लोटों की बात करता हूं तो आज भी तहरीक इंसाफ में इतने ज़्यादा लोग हैं जो हकीकत में इमरान खान के बोझ को, उस नफ़रत को, मुल्क में तफरीक को और पाकिस्तान में जलाओ गिराओ की सियासत से अग्री नहीं करते और उस बोझ को अपने कंधे पे उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये फैसल वाडा साहब भी इस चीज़ के ऊपर गारंटी कर सकते हैं और मैं भी कर सकता हूं। यहां लाइन लेके लोग बैठे हुए हैं जो इमरान खान की सियासत को खैराबाद कहना चाह रहे हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद हमने एज अ डेमोक्रेटिक एंड अ पॉलिटिकल पार्टी सबको ऑन बोर्ड लिया, सब जमातों की ग्रीवियंसेस को एड्रेस किया, पॉइंट्स निकाले गए जो जिस पे इत्तेफाक नहीं हो सका, और वो डॉक्यूमेंट पेश किया जो तहरीक इंसाफ ने, मौलाना साहब ने, हमने इकट्ठे मिलकर अग्री किया था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वोट जब नहीं किया या वह भाग गए तो वो हमें पहले ही पता था ये करेंगे, क्योंकि जो उनकी सियासत का महवर है वो है ही नफरत, तफरीक। लेकिन दानियाल साहब, पीटीआई ने आपको एक बड़ी फेवर दे दी थी जब वो उन्होंने सेनेट के अंदर बैठने का फैसला कर लिया और बैरिस्टर गौहर और बाकी लोगों ने वहाँ वोटिंग प्रोसेस में, बैरिस्टर अली जफर ने सेनेट में जाके वोट 4 लोगों ने डाल दिया, फिर 12 लोगों ने कौमी असम्बली में डाल दिया, तो पूरा प्रोसेस उन्होंने वैलिडेट कर दिया, उस लीगल प्रोसेस को एक मोतबर बना दिया जब वो वोटिंग में भी बैठ गए और अंदर भी आ गए। तो ये तो एक बड़ी कंसेशन थी आपके लिए। मेरा तो ख्याल था कि शायद वो हाउस के अंदर जाना ही ना पसंद करें। उन्होंने बिल्कुल उसको, दानियाल साहब देखें, वैलिडेट तो होना था लेकिन उन्होंने वैलिडेट और ज़्यादा किया। लेकिन इसमें जो एक सोच है वो सोच ये है कि इनके अपने अरकीन जो हैं वो इमरान खान की सोच से अग्री नहीं करते। ये झूठ के ऊपर एक इनकी पूरी तामीर हुई। लेकिन इस बात का कितना इम्कान है कि आप सुप्रीम कोर्ट के साथ स्मूथली चल पाएंगे, आपकी कन्फ्रंटेशन नहीं होगी? मेरे सवाल का जवाब वाडा साहब ने भी नहीं दिया, आपने भी नहीं दिया। मेरा ख्याल ये है कि नदीम मलिक साहब, 2-3 इशू ऐसे हैं। पहले चीफ जस्टिस की तैनाती और जुडिशियल इंडिपेंडेंस में मुदाखलत का तस्वुर, ये चीजें आपके लिए एक तसादुम की तरफ ले जा सकती हैं। नदीम मलिक साहब, तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट हमें जो पढ़ाते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के ऊपर खड़े हुए हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का जो पहला चीज़ है वो ये कहती है कि आपकी जो पार्लियामान है वो आइन बनाती है। वो आइन जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकती। वो 3 की जगह 15 दिन नहीं कर सकती, वो 3 की जगह 10 दिन नहीं कर सकती। जो पार्लियामान आइन में या जो क्या जुडिशियल कमीशन पैनल तजवीज़ कर सकता है? देखिए एक सेकेंड, तो ये जो अब सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर रखते हुए, उसको देखते हुए ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं, ये सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल के ये खिलाफ है। उसमें आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना है उसके लिए आप कह रहे हैं जुडिशियल जो काउंसिल है, जुडिशियल कमीशन है, वो बनाएगा बेंच, तो ये तो सेपरेशन को खत्म कर देती है ये चीज। नदीम मलिक साहब, जो पावर्स तमाम इंस्टीट्यूशंस को ड्राइव होती हैं वो पार्लियामान से होती हैं, और पार्लियामान जो है और उसका आइन जो है वो डिसाइड करता है कि चीज़ों को किस तरह चलाना। हम बेंच बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि फैसला क्या लिखना है या उस फैसले की तशरीह क्या करनी है। आपकी राय है, लेकिन मेरे ख्याल में आप बेंच भी नहीं बनवा सकते, ये सेपरेशन के तस्वुर के खिलाफ है। सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट डीरेल तब होता है अगर हम किसी को डिक्टेट करें या वो हमें डिक्टेट करें कि क्या फैसला करना है या क्या करना है, या हमारे फैसलों को, आइन की शिकों को रीराइट करें। देखें, ये जो आज हुआ है कि आपकी जितनी भी आपको नजर आएगा कि आने वाले वक्त में कि आपके पार्लियामान की सॉवरेंटी उसमें बेहतरी आएगी। आपका जो जुडिशियल प्रोसेस है, अकाउंटेबिलिटी का, सजा और जजा का कॉन्सेप्ट है, उसमें बेहतरी आएगी। आपको नजर आएगा कि वो लोग जो परफॉर्म करते हैं और जो लोग नॉन परफॉर्मिंग हैं उनमें एक डिफरेंस नजर आएगा, और इंशाल्लाह ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। देखें, टीदिंग इश्यूज जो होते हैं वो हमेशा होते हैं,
लेकिन हमने ऐसी कोई कसर छोड़ी नहीं कि यहाँ टीदिंग इश्यूज ना रहे हों। हमने सिविल सोसाइटी से लेकर अहमद अवैस साहब से उनको एड्रेस ना किया। अहमद अवैस साहब, जो पीटीआई का पहले तो ये जो डिसीजन था लोगों को अंदर बैठने का, हर किस्म के बंदे को एड्रेस किया और उसके बाद ये अमेंडमेंट्स लेके आए। अहमद अवैस साहब, एक तो पीटीआई का अंदर बैठना, इजलास के अंदर जाना, सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर, ये इस प्रोसेस को वैलिडेट कर रहा था, उसके वैलिडेशन के मुतरादिफ था। और आपने वोटिंग भी की, चाहे मुखालफत में की, तो आपने उस प्रोसेस के अंदर हिस्सा ले लिया। अब मेरा ये सवाल ये है कि जो 2-3 इश्यूज़ पेंडिंग रह गए हैं, जो मेरे ख्याल में ट्रबलसम हो सकते हैं, आपकी इसके ऊपर राय भी चाहता हूँ। एक तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील के अंदर जुडिशल कमीशन का रोल है, पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला हुए बगैर पार्लियामेंट्री कमेटी की तश्कील है। इसके ऊपर आप दोनों इश्यूज़ के ऊपर क्या राय देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि पीटीआई के मेंबरान का पार्लियामेंट में बैठना जो है वो वैलिडेट नहीं करता। अंडर प्रोटेस्ट बैठे हैं, वो पहले भी बैठे रहे हैं। इस एक अमेंडमेंट के आने से पहले भी वो जाते थे वहाँ, बट इट वाज अंडर प्रोटेस्ट। उनका बहुत क्लियर था कि ये जो है ये मैसिव रिगिंग की बेस के ऊपर ये पार्लियामेंट के अंदर आए हैं और इन्होंने एक झूठे गलत ओथ लेकर ये मुख्तलिफ ओहदे संभाल लिए। ये एक अपनी जगह पे है। लेकिन मेरा ख्याल में जो सबसे जो आपका आज का ये प्रोग्राम है और जिसके ऊपर अभी किसी ने एड्रेस नहीं किया, वो है कि ये अमेंडमेंट जो हुई हैं इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे और कहाँ तक ये पाकिस्तान के आवाम के बेनिफिट में जाएंगे। ये है, आई थिंक इसके ऊपर बहस जो है वो ज़्यादा मुनासिब है और देखने वाली है। और ये आपने जो सवाल किया कि ये रिज़र्व सीट्स वाला भी इशू था, देखिए पहली बात तो ये है कि जो रिज़र्व सीट्स का इशू है, ये फैसला जो है, ये फैसला इस अमेंडमेंट के आने से पहले का हो चुका है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो या एनी एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन हो, उसको वो पर्सपेक्टिव इफेक्ट में ही होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलीफाई आप किसी अमेंडमेंट की वजह से नहीं कर सकते हैं। आइंदा के लिए उसके मुताबिक आपने अमेंडमेंट कर ली, आइंदा जो कानून जो है और कॉन्स्टिट्यूशन के फैसले के ऊपर अहमद अवैस साहब अमल हुए बगैर जो पार्लिमानी कमेटी बनाई जा रही है 12 रुकनी, वो पीटीआई को काबिल कबूल है? उसके ऊपर अमल दरामद तो नहीं हुआ अभी ना। मेरा सवाल यह है कि उसके बगैर क्या ये 12 रुकनी कमेटी काबिल कबूल है आप लोगों को? वो कमेटी जो है काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उसमें आउटराइटली आप गिन लीजिए, उसमें हुकूमत के अफराद की मेजॉरिटी है। तो इसका मतलब यह है कि नॉमिनेट करके नाम भेजना है प्राइम मिनिस्टर ने, और उसके बाद ये कमेटी जिनमें उन्हीं की मेजॉरिटी है, तो इसमें आपको कोई शायबा नहीं रहता, किसी किस्म की कोई ऐसी गलतफहमी नहीं हो सकती उसमें कि ये उससे बैरिस्टर अली जफर का नाम आ गया सेनेट से और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोगों का नाम आ जाएगा कौमी असम्बली से। तो आपने अभी सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज तो नहीं किया है। इसका मतलब है कि कल सुबह अगर कमेटी नोटिफाई होती है तो ये आपके लिए होगा ना, वो अपनी जगह पे है। देखिए सवाल ये है, ये सवाल तो वो चैलेंज वाली बात तो अलग है। ये तो सब कुछ जो है ना, ये तो जब एक्टिविटी है तो अंडर प्रोटेस्ट की बात हो रही है, ताकि ये अलग से क्या इसको चैलेंज करेंगे आप? ये है कि हम क्या आप इसको कल सुबह चैलेंज करने का इरादा रखते हैं? पीटीआई चैलेंज करेगी इसको? मेरा ख्याल में पीटीआई का इरादा है। बहरहाल हतमी फैसला वो करेंगे तो सामने आ जाएगी बात। अभी तो क्योंकि ये फाइनलाइज नहीं हुई, अभी ये चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी, इसको सारा वर्कआउट किया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा एक बहुत बुनियादी इशू है, ये छोटी सी बात तो है नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के तश्कील के अंदर जुडिशल कमीशन का रोल क्या ये अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत है या नहीं? जी मैं आपको बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस जो हैं जिस अंदाज से बन रहे हैं, ये न अदलिया की इंडिपेंडेंस में मदाखलत भी है और ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट करेंगे। मैं मसला आपके मिसाल के तौर के ऊपर, हर पटिशन जो रिट पटिशन हाई कोर्ट में दायर होती है वो अंडर आर्टिकल 199 दायर होती है, और उस जो पटिशन अंडर आर्टिकल 199 दायर होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन कहा जाता है। तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि जब वो एक पटिशन ही कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन दायर हुई है तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनेगा या वो दूसरा बेंच सुनेगा उसको?
अभी ये इट एज येट इट इज़ नॉट सॉर्टेड आउट। ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। इसी तरह से जब एक बहुत टिकलिश क्वेश्चन आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आपने देखा बाद को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस बैठे, 7 बैठे, 11 बैठे, 13 बैठे, फुल कोर्ट बैठा। तो अब जब आपने 5 जजेस का एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दिया तो इसका मतलब है कि इतने अहम फैसले भी सिर्फ 5 ही जज सुन सकेंगे और 5 से ज़्यादा जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के वो नहीं सुन सकेंगे। हालांकि वो ज़्यादा एक कलेक्टिव विजडम जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है एक बहुत बड़े इशू के ऊपर। लेकिन ये सवालात आएंगे सामने जो इस वक्त अभी अगर आपके सामने नहीं है वो एक इफेक्टिव शक्ल के अंदर, लेकिन मुस्तक़बिल तो इसी तरह से मैं वोटर साहब ये वो सवालात हैं जो मेरा ख्याल ये है कि जुडिशरी के साथ मामला तनाव का शिकार रहेंगे। उसकी बेहतरी के लिए ज़रूरी था कि इन इशूज़ को सॉर्ट आउट कर लिया जाता। जहाँ इतने बड़े पैकेज को कंसाइज करके यहाँ तक ले आए हैं तो इन 2-3 इशूज़ को भी सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। देखिए नदीम भाई साहब, पहली तरमीम है ना, ये आखिरी तरमीम है नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए मैं तो लीगल माइंड नहीं हूँ, मेरा ना मुझे लॉ पता है, और अहमद उवैस साहब जो है वो एक डिसेंट आदमी और बिकाऊ आदमी नहीं है। आई बी वेरी क्लियर। वो अपने एक प्रिंसिपल स्टैंड के तहत कह रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल स्टैंड है का पीटीआई का, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं आपको भी बता रहा हूँ नहीं मिलेंगी पीटीआई को सीट्स। मैंने बता दिया आपको ये रिजर्व सीट्स पीटीआई को नहीं मिलेंगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। मैं तो आपको जितना बता रहा था बता दिया। अब आप कहें कि ये लेफ्ट का फैसला है, राइट का फैसला है, ऊपर का फैसला है, नीचे का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतराज़ भी कर सकते हैं बस। लेकिन ये आप उसे अगर सीट की बात स्पेसिफिक करके नहीं मिलेगी। अब आपको और क्लैरिटी से क्या बताओ, या मैं आपको जैसे हजाम में रखा गया था कलीमुल्लाह समीउल्लाह की तरह सनसनी फैलाऊं और सोचूं और आर्टिकल नंबर 1 2 3 बताऊं और किसी के पास जाऊं फिर बाहर निकलूं और मेरे घर के पास आपकी डीएससी लगी फैसले के ऊपर अहमद रहमान में ऑप्शन नहीं होती, अमल करना पड़ता है। सर देखिए मैं तो कहा ना मेरा लीगल माइंड नहीं है। मैंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनके फैसलों का इज्जत करता हूँ, ना उससे आगे कुछ करता हूँ, ना उससे पीछे, ना उससे दाएँ ना उससे बाएँ, लेकिन पीटीआई को सीटें नहीं मिलेगी। खत्म। ब्रेक ले लेंगे हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप जो इस वक्त मैदान में है, वो अलीमीन गंडापुर हों, बैरिस्टर गौहर हों या बाकी लोग हों, पीटीआई के अपने ही वर्कर, उनके अपने एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और उनके जो फील्ड के अंदर वर्कर्स हैं वो उनको शक की निगाह से देखते हैं। अलीमीन भी उसके अंदर शामिल है, बैरिस्टर गौहर भी उसके अंदर शामिल है और बाकी भी बेशुमार इनकी टॉप टीयर जो उसके अंदर शामिल है। और सबका ख्याल ये है कि ये लाइन के दोनों तरफ खेल रहे हैं। आज अलीमीन गंडापुर ने एक दफ़ा फिर धुआंधार तकरीर करके वो अपने ऊपर से वो इल्ज़ामात को धोने की कोशिश करते हैं असम्बली में मुक्के लहरा के। जब वो डी चौक से भी वापस गए थे तो ऐसी ही तकरीर की थी। आज उन्होंने कुछ लोटों का और गद्दारों का तज़किरा भी उसी अंदाज से किया। अब ये एक तरफ तो इनके धुआंधार तकरीरें हैं, दूसरी तरफ पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से कुछ लोगों की तस्वीरों के साथ वो डाल के उन्होंने गद्दार और लोटे इस टाइप की चीज़ें जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ डालें। पीटीआई ऑफिशियल ने ख़ुद भी अपना जो ऑफिशियल उनका ट्विटर हैंडल है उससे भी तस्वीरें पोस्ट की हैं। इसमें चौधरी इलियास हैं, उस्मान अली हैं, मुबारक ज़ेब हैं, ज़हूर कुरैशी हैं, औरंगज़ेब खिची हैं। इनमें से कुछ लोगों की हैसियत इंडिपेंडेंट की है। एक ने काफ में शमूलियत कभी इख्तियार की, कभी कहा पीटीआई में जाऊँगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो बड़े नाम हैं और वो काफ़ी उसके ऊपर कंट्रोवर्सी मौजूद है, वो नामों में शामिल है रियाज़ फतियाना जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, ज़ैन कुरैशी, मिकदाद हुसैन, असलम घुमन। कहा जाता है कि ये रिजर्व्स के तौर पर जिसे रखा हुआ है, अगर जेयूआई लास्ट मोमेंट पे नहीं आती, उनके 8 MNAs थे या उसमें से कुछ तादाद नहीं आती तो फिर ये तादाद पूरी कर लेनी थी। वो लोग अपनी वजाहतें कर रहे हैं लेकिन शुनीर यही है और इनका अपना वर्कर कह रहा है पार्टी के अंदर से, ये कोई दाएं बाएं से किसी से पूछना नहीं पड़ा, खुद पार्टी कह रही है कि ये लोग मिले हुए थे। और इसी तरीके से 2 सेनेटर्स जिसमें एक सलीम साहब हैं और एक जरका हैं, उन दोनों के ऊपर भी यही इल्ज़ामात हैं। सर अब आप कहानी जेयूआई का क्या शक था कि लास्ट मोमेंट देखिए नदीम मलिक साहब, मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि तरमीम के अंदर बहुत सारी इज्जत भी बच गई और जो मैंने अपने ट्वीट में भी कहा था कि विद और विदाउट यू आएंगे तो इज्जत रह जाएगी, नहीं आएंगे तो ये लास्ट मोमेंट पे जेयूआई को भी यही मैसेज दिया देखिए मैं तो आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हम ज़मीन उखाड़ लेते हैं पैरों के नीचे से, अल्लाह की मेहरबानी से ज़मीन निकाल लेते हैं, किसी को जगह ही नहीं देते। तरमीम तो पास होनी थी। आप हमसे मुराद क्या ले रहे हैं? यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ द तरमीम, आई एम वेरी क्लियर। ठीक है जी, तो उसके हिसाब से तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ज़मीन जब खींच लेते हैं तो फिर किसी के पास कोई जगह नहीं बचती। और अगर बिलावल साहब की मेहनत से कंसेंसस हो गया
और उन्होंने इज़्ज़तें बचा ली, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको मैं एक दानियाल साहब की तरफ जाऊंगा, सिर्फ एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। किसी ज़माने में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जनरल कियानी को 3 साल की एक्सटेंशन देकर कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा था कि 2013 तक सारे बड़े महफूज हो गए, और उन 3 बड़ों में उसमें शामिल किया था जनरल कियानी को, उसमें इफ्तिखार चौधरी को, और तीसरा यूसुफ रज़ा गिलानी ने ख़ुद को शुमार किया था। बाकी दोनों तो 2013 तक रहे, ख़ुद यूसुफ रज़ा गिलानी उसके बाद नाहल होकर घर चले गए थे। तो अभी भी आप कुछ सारी चीज़ों को रूल आउट ना करिए, कुछ लोगों की नौकरियां भी खतरे में, कुछ लोगों की नौकरियां भी खतरे में। देखिए नदीम अली साहब, मैं तो इसका मुद्दा हूँ कि जब छोटे लोग बड़े दफ्तरों में होते हैं और वो नहीं होते तो फिर पाकिस्तान तरक्की पे आता है। मैं बड़ा क्लियर हूँ, जब छोटे दफ्तरों बड़े दफ्तरों में नहीं होते तो ऐसी तरमीम भी आती है और पाकिस्तान पटरी पे भी आ जाता है। अफसोस है कि हमारे वहाँ छोटे लोगों को ही बड़े दफ्तर ढूंढ के दिए जाते हैं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं, रॉन्ग पर्सन फॉर द राइट जॉब हमेशा सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट नदीम मलिक साहब, जो आपको आपके तवज्जो से बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है कि जो कल प्रोपेगेंडा किया गया है, ठीक, उसका एक ज़ीरक आदमी दिमागी तौर पर अगर ठीक हो तो वो ये कहे कि जी मुझे मारा। देखिए मैं तो क्लैरिफिकेशन उसकी देने का मुद्दा हूँ नहीं, ना मैं चाहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ जी लिटाया, आपको लिटाया भी लिया, उठा भी लिया, बिठा भी लिया, करवा भी लिया, ठीक है। मेरा सब्सटेंस ये है। लेकिन अगर मैं अब उनकी कॉनोटेशन में चला जाऊँ कि जी मुझे टॉर्चर किया, मुझे उठाया बिठाया, मारा पीटा, पेट्रोल भी डाला, सब कुछ किया, तेजाब भी डाला, अंधा भी कर दिया, टांगे भी तोड़ दी, हाथ भी काट दिए, उठा के मुझे बाहर भी फेंक, तशद्दुद भी कर दिया, मेरे बच्चे भी उठा लिए, तो फिर आपको इतना सब कुछ करवा के फायदा क्या हुआ जो आपसे वोट ही नहीं डलवाया? एक सर। और दूसरा सर ये कि जो नाम नंबर आप लोग दे रहे हैं मीडिया में, उसमें पीटीआई के अंदर भी दुश्मनी है, 6 दिए 7 दे बाद, लेकिन इतनी बाय फार 2/3 मेजॉरिटी से पास होना था। और अगली तरमीम आप देखेंगे कि इतनी बाय फार मेजॉरिटी से पास होगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। बहुत मेजॉरिटी नहीं, एक वोट ही ज्यादा है। 64 चाहिए था सेनेट में, 65 पड़े हैं। 224 चाहिए था, 224 चाहिए था कौमी में, और 225 पड़े हैं। बैरिस्टर दानियाल साहब, क्या ये मुनासिब नहीं होता कि मैं तो ज़ाती तौर पर महसूस करता हूँ कि एक इशू था पीटीआई का, बाकी तो उनको फेस सेविंग के लिए बहुत कुछ मिल गया है, वो है नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर के हवाले से। तो आप अंडरस्टैंडिंग कर लेते उनके साथ, तो वोट भी वो डाल देते, आपको सारा कुछ ही कंसेंसस से हो जाता। अंदर तो इजलास के भी वो बैठ गए, वोटिंग में भी हिस्सा ले लिया, तो ये भी कर लेते। नदीम मलिक साहब, आपके उनके साथ ये जो डॉक्यूमेंट था, ये उनकी मर्जी का डॉक्यूमेंट था। इसमें कॉमा, फुल स्टॉप, चीज़ें, हर चीज़ उनकी मनोमन मर्जी से मौलाना साहब के साथ अग्री करके वो बैक ट्रैक किए हैं। उसके बाद इन्होंने इसमें मिंगनियाँ डाल के, नई शिक्के डाल के और बहाना बनाने की कोशिश की है। दे अग्रीड ऑन ऑल दोज प्रिंसिपल थिंग्स, एवरी सिंगल डिटेल वाज अग्रीड अपॉन। देखें, ये वो लोग हैं कि जब IMF पाकिस्तान आई तो IMF के बाहर अमेरिका में बैठ के मुजाहरे कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे कि पाकिस्तान के गरीब बेरोज़गार मजदूर के साथ जो निगोशिएट कर रहे हैं वो ना करो। मुझे बताएं उस गरीब बेरोज़गार ने क्या किया था? ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा याद रखे जाएंगे लोग। जब भी आपका मुल्क मुस्तकम होने की तरफ जाना शुरू हुआ, जब भी बेहतरी की तरफ जाने शुरू हुआ, आपने वो स्टेटमेंट दानियाल साहब, लेकिन जो आप मेरे सवाल का भी बता दें, जो आपने नया चीफ जस्टिस अपॉइंट करने हैं, क्या आपने मैं बिल्कुल करता हूँ, मैं खाली इस चीज़ के ऊपर कि आपने क्या, हमने वो स्टेटमेंट मिस की जब इमरान खान साहब ने अपने लोगों को कहा कि SCO कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो आपने एहतजाज करने थे, आपने मौखर नहीं करने थे। ये उनकी जहनी कैफियत और हालत को बयान करती हैं ये बातें, कि वो चाहे जो मर्जी हो, वो सिस्टम के, इस मुल्क के, हमारे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के खिलाफ है। दूसरी बात, आप जो चीफ जस्टिस साहब की बात कर रहे हैं, देखिए आपने एक तरीकाकार, जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े काबिल एहतराम आदमी है, आपको क्या इश्यूज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह से? वेरी ऑनरेबल पर्सन एंड कॉम्पिटेंट जज, उनको तकर्रुर में इश्यूज हैं कुछ? नहीं, कोई भी नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, नॉट एट ऑल, किसी के साथ भी नहीं है। जितनी भी अदलिया के जजेस हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। और जो अभी एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं हम, ये भी एक अभाम के ऊपर या एक बनाए हुए उसके ऊपर कर रहे हैं कि फ़लाँ इसके साथ है, फ़लाँ इसके साथ है। अभी तो एक कमेटी ने फैसला करना है कि किस को आगे भेजा जाए या कौन सा नाम, तो शायद वही नाम हो जो आप ले रहे हैं। तो ये तो मैंने तमाम चीज़ें की ना कि बिफोर प्रीएम्प्टिव जो डिस्कशंस होती हैं, चीज़ें होती हैं, ये कंट्रोवर्शियल करना, चीज़ों को ख़राब करना, ये उनका वतीरा है, ये उनका तरीकाकार सियासत है। 24 घंटे से कम का वक्त है आप लोगों के पास,
आज ही रात आपने कमेटी नोटिफाई करनी है और कल ही आपने ये फैसला करना है, क्योंकि उसके बाद वो जो लास्ट 3 डेज़ की आपकी वो मैंडेटरी लिमिट है उसका आगाज़ हो जाता है। अहमद अवैस साहब से पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, अहमद अवैस साहब, इस मामले में पीटीआई को शायद ज़्यादा खुद के इंगेज कर लेना चाहिए था। भी हो जाएगा वो कमेटी का या चीफ जस्टिस का? नहीं जी, कमेटी का भी ऑलमोस्ट अभी कुछ देर में हो जाएगा, और जो कौन कमेटी का क्या फैसला है वो भी देखें ना आपका इंशाल्लाह अगले कुछ घंटों तक या 24 की कुछ घंटों तक आपके सामने आ जाएगा। मेरे ख्याल में लेट नाइट आपका वो फैसला हमारे सामने आ जाना चाहिए। अहमद अवैस साहब, मैं समझता हूँ कि इस मामले में पीटीआई शायद ज़्यादा ओपन होकर इंगेज कर लेती तो ज़्यादा बेहतर था। आप कमेटीज़ में भी जाते रहे, मौलाना फजल रहमान के ज़रिए भी इंगेज करते रहे, इमरान खान से मुलाकात करने के लिए उससे भी गवर्नमेंट से सहूलत ली, क्योंकि उन्होंने पहले पाबंदी लगाई हुई थी, फिर उन्होंने जेल खुलवा के इन लोगों को वहाँ मुलाकात के लिए भी भेजा। बहुत सारी चीज़ें आपकी मानी भी गई। अब ये बेहतर वाला हमारे सामने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो है, इसमें आर्टिकल 8 को नहीं चढ़ा गया, इसमें फंडामेंटल राइट्स को नहीं चढ़ा गया। तो आप इसमें ज़्यादा खुल के आ जाते तो ज़्यादा अच्छा था, डिबेट हो जाती इसके ऊपर। मैं आपको सवाल ये नहीं है कि किसकी कोई बात मानी गई या नहीं मानी गई, देखना यह है बेसिकली कि ये आइन में जो तरमीम आपने कर दी हैं ये पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए हैं। इससे क्या जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो कायम रहेगी या ये अंडर द थंब ऑफ द एग्जेक्टिव आ जाएगी? ये बुनियादी चीज़ है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा जो है इससे यकसर बदल जाता है। और वो आप जो है वो आप जो इस तरह पार्लिमानी कमेटी बनी है उसको आप देखिए, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन देखिए आप, 12 मेंबर में से 7 मेंबर जो हैं वो हुकूमती साइड के हैं। तो इसका मतलब है कि जो नाम प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जाएगा वो नाम जो है वो ही उसको वो नॉमिनेट कर देंगे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जजेस जब हैं वो जब ऐसी स्टेज पे आया करेंगे, इस जो अब इसकी बनना चीफ जस्टिस ने, इनके बाद की भी आप देख लीजिएगा, तो फिर तो वहाँ हर दफ़ा ये सिलसिला रहेगा कि वो हर ऊपर के 3 जजेस में ये टसल रहेगी कि कितने वो हुकूमत के एग्जेक्टिव के ज़्यादा करीब होते हैं, कितना उनको खुश रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर ऐसी बात हो जाए तो वो जज का वो खासियत जो है, वो बुनियादी खसूसियत जो है कि जज की कहते हैं कि जज जो है व्हेन ही इज़ परफॉर्मिंग he's sitting on a chair for dispensation of justice, he is performing godly duty। वो गॉडली ड्यूटी वाली बात नहीं रह जाती। मैं तो उस बुनियादी के ऊपर ही बात करता हूँ, इररिस्पेक्टिव कि ये ए ने किया, ये बी ने किया, ये सी ने किया। हम ये कहते हैं कि किसी के लिए भी ये एग्जेक्टिव के कंट्रोल में जुडिशरी को आना नहीं चाहिए। ये इंडिपेंडेंट आप कोई तरीका निकालते, डेलिब्रेशन करते, आपको ये 1 दिन में नहीं होता था, 10 दिन लगाते, 15 दिन लगाते, 20 दिन लगाते। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। जितना अच्छे तरीके से आप इसके ऊपर किसी नतीजे में पहुंचते उतना ही आइंदा उसका फायदा होता, बेहतर होता। ओके, जो इंडक्शन ऑफ द जजेस जो है, दोनों तीनों कंसर्न हैं। ये मैंने प्रोग्राम का आगाज इसी सवाल से किया था। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये 2-3 मुतनाज़ा इशूज़ हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होंगे अगले 1-2 रोज़ के अंदर ही। फैसल वाडा साहब, नए चीफ जस्टिस की तैनाती, आप इसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि मंसूर अली शाह साहब के ऊपर मुझे लगता है कि हुकूमत बहुत 25 से पहले दौड़ लगाई हुई थी कि 25 से पहले हो जाए, कहीं पहले चैलेंज ही ना हो जाए सुप्रीम कोर्ट। देखिए नदीम अली साहब, तो आप लोगों का थोड़ा सा, मैंने कहा था मेरी सालगिरह 21 से पहले सब कुछ होगा, तो 25 नहीं थी, 21 थी। नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि अहमद अवैस साहब का स्टांस ये है ना कि सीनियरिटी के बेस पर जज लगना चाहिए, जो भी हो। ठीक है सर, ऐसा ही है सर। तो फिर यही PTI फैज हमीद को क्यों ला रही थी जब वो सीनियरिटी में 4-5वें नंबर पे था? उस वक्त इनको सूट करता था उसको 5 से ऊपर लाना। ठीक है, तो उस वक्त आपने धरने कर दिए, प्रोटेस्ट कर दिए, आग लगा दी। आप असूल पे तो खड़े हो। या एक चीज फैज हमीद साहब का फैसला कब आ रहा है? फैज हमीद साहब का फैसला पहला कोर्ट मार्शल का होगा, उसका सजा का होगा। कोर्ट मार्शल का? जाहिर बात है उसका सजा का भी होगा। ऐसा नहीं कोर्ट मार्शल का वो फारिग हो जाएंगे, उसका सजा भी होनी है और उसकी सजा से रिलेटेड और बहुत सारे लोगों को सजा होनी है। और आपके ख्याल में वो कितने दिनों में ये अनाउंसमेंट हो सकती है? तो उनका प्रोसीजर, इट कैन टेक वीक्स, मंथ्स, आई डोंट नो, वो तो प्रोसीजर है। नो आइडिया। लेकिन आप सोच रहे हैं कि वो पहले कोर्ट मार्शल होगा और उसमें सजा का ऐलान किया जाएगा? जाहिर सी बात है। तो क्या आप कोर्ट मार्शल करके वर्दी उतार के कोर्ट मार्शल का ये भी होता है कि आप बैजेस वगैरह रैंक्स खत्म कर दें? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो हुआ है काम, और अब तो सारे ही मलबे डाल रहे हैं, और अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे जो फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर भी जो लोग आएंगे
वो सारा मलबाज किया करता आप ना कह रहे करता हैं गुनाह। पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक जो है असेंबली में मार्ज वजूद में आना है। आ गया, लीडर का झगड़ा चल रहा है, लीडर भी जीरक है। कौन बनेगा? सर सारा तो नहीं आज बता दूंगा, फिर आप कैसे बुलाएंगे मुझे वापस? कौन बनेगा इस फॉरवर्ड ब्लॉक का लीडर? यही तो झगड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन सिलेक्शन हो चुकी है। ये जो डिग्गी में आपने लोग रखे हुए थे उन्हीं में से एक बनेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल ये नहीं 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 नहीं, गलत कर रहे हैं सर आप। शायद जो गाड़ी घर में खड़ी हुई उसकी डिग्गी में, वो तो शायद मुझे नहीं पता। दानियाल साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे भी ले लूँ। क्या जुडिशरी से मामला आप सोचते हैं कि बेहतर या खुश उसलूबी से चल जाएंगे, या ऐसे तनाव हैं कि मामला दोबारा मुश्किलात का शिकार कर सकते हैं हुकूमत को? देखें, आपका मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह जुडिशरी भी इस चीज़ को रियलाइज़ करेगी और कर रही है, और तमाम जितनी भी फोर्सेस हैं पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएंगी, क्योंकि नज़रिया ज़रूरत भी है, मुल्क की ज़रूरत भी है, गरीब बेरोज़गार की भी ज़रूरत है। और इंशाल्लाह यहाँ से इस एक अमेंडमेंट के बाद आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें आएंगी, तरमीमें भी आएंगी, बेहतरी भी आएगी, और इंशाल्लाह आपका मुल्क जो है एक सीधे पाथ के ऊपर, एक राइट पाथ। आप कह रहे हैं और आईनी तरमीम आएंगी, आप प्लान कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाने, और तरक्की और तरमीम होगी, और तारीख पे तारीख नहीं होगी। दानियाल साहब, और तरमीमें आप लाएंगे, आइन में और तरमीम लाएंगे? हाँ बिल्कुल, दो, जिस तरह वाडा साहब ने कहा, दोनों होंगी, और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ, जो वो चीज़ें होंगी जो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगी। थैंक यू। बैरिस्टर दानियाल साहब, सेनेटर फैसल, एडवोकेट अहमद अवैस साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।